तो डॉक्टर राम, हम वेलकम करते हैं आपका इस फोरम पे। और ह्यूमैनिटी के लिए जो आप सेवा कर रहे हैं, काफ़ी बड़ी सेवा है। और मैं चाहता हूँ कि आपके रिसर्च से जो है पब्लिक को पता चले कि क्या है कोरोना। डॉक्टर राम, आपसे पहला क्वेश्चन जो ये फोरम जानना चाहता है और पब्लिक जानना चाहती है, ये वायरस है क्या एक्चुअली में? और ये कितना डेंजर है? क्या ये वायरस में एक बड़े अमाउंट में दुनिया से मानव को नुकसान पहुँचा सकता है? और यदि ऐसा नहीं है, हमारे पास बचने के उपाय हैं, तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? कि वायरस क्या है? तो जैसा हम सब लोगों ने पढ़ा है कि वायरस जो है, वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, ठीक है ना? जब हम सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका अपना ऐसे तो कोई अस्तित्व नहीं है, जब तक कि ये हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारी मशीनरी को यूज़ करके अपने सर्वाइवल के संसाधनों को जुटाना शुरू ना कर दे। तो इस प्रकार से ये जो वायरस है वो हमारे शरीर में आकर के हमारी मशीनरी को यूज करके अपने मतलब के प्रोटीन बनाने लगता है और जिससे ये हमारे शरीर में सरवाइव करता है। और उसकी वजह से बहुत सारे जो है पैथोफिजियोलॉजी या बहुत सारी बीमारियों को जागृत करता है। कुछ बीमारियों को इन्फ्लेमेटरी रूप में, कुछ बीमारियों को वायरल के रूप में क्या है। तो वायरस को समझने के लिए ये सबसे बड़ी बात है। और ज़्यादातर जो वायरस हैं वो 2 तरीके के होते हैं, आरएनए वायरस होता है और डीएनए वायरस होता है। तो आज हम जिस वायरस की बात कर रहे हैं ये एक आरएनए वायरस है। जनरली जितने भी आरएनए वायरस होते हैं, उनके अंदर म्यूटेशन काफ़ी फ़ास्ट होता है। तो उसी का परिणाम हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर जो वायरस है, उसमें म्यूटेशन बहुत तेज़ी के साथ में हो रहा है। और जैसे-जैसे म्यूटेशन होता जाता है, डिजीज़ का रिप्रेजेंटेशन भी बदलता जाता है। यानी कि जो लक्षण हमको शुरू में दिखाई देते थे कोरोना से ग्रसित होने के बाद में, वो लक्षण भी बराबर बदलते जा रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है और इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर जिस समय के वायरस पूरे जोर पर है, हमको ये ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना है। अगली बात है कि क्या हमको इससे डरने का ज़रूरत है? बिल्कुल डरने की ज़रूरत है क्योंकि अभी तक इस वायरस को समझने में हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। कुछ हद तक इसमें कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन अभी तक हम इसे पूरी तरीके से समझने में सक्षम नहीं हैं। बहुत पूरी दुनिया के अंदर पूरा रिसर्च चल रहा है, सारे लैब्स बिज़ी हैं, साइंटिस्ट बिज़ी हैं, बट स्टिल इट इज़ गोइंग टू टेक लॉट मोर टाइम टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वायरस। तो जब तक हमको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, किस प्रकार से ये अपने स्वरूप को बदल रहा है और हर स्वरूप को बदलने के बाद में बीमारी के लक्षण भी बदल रहे हैं, बीमारी की सीवियरिटी भी बदल रही है। तो इन सब चीज़ों के मद्देनज़र जो है हमको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी जो अनयूजुअल सिम्पटम्स हमको किसी भी रूप में आ रहे हैं, उनको हमको पूरी तरीके से ध्यान दे करके और उनके लक्षणों के ऊपर काम करना है और कोई भी अगर कोई अंडरलाइंग डिजीज़ अगर पहले से है, तो उसको हमको रूल आउट करना है। तो जो नया स्ट्रेन आया है, कैसे फैलता है? ये कितना डेंजर है, अगर प्रसार और संक्रमण की बात करें? और इससे कैसे बचा जा सकता है? तो देखिए कि म्यूटेशंस तो बराबर वायरस के अंदर होते रहेंगे, ठीक है ना? तो कुछ जो म्यूटेशंस होते हैं, वो म्यूटेशन जो है, इट बिकम्स द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कुछ म्यूटेशंस होते हैं, इट क्वालिफाई देम, इट इज़ ए मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक है ना? क्लिनिकल कंसर्न। तो अभी जितने भी म्यूटेशन हुए हैं, करीब हज़ारों म्यूटेशन हो चुके हैं, जिनमें से केवल 9 या 10 म्यूटेशन ऐसे हैं जिनका कि क्लिनिकल इम्प्लीकेशन है। तो जिनका क्लिनिकल इम्प्लीकेशन है, उनके अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण जिन वायरस म्यूटेशंस का बात हो रहा है, वो ब्राज़ीलियन वायरस है, साउथ अफ्रीकन है, यूके स्ट्रेन है। इंडिया के अंदर जैसा कि डबल म्यूटेंट स्ट्रेसन अभी पाया गया है स्ट्रेन, वो एक स्ट्रेन है। तो इस प्रकार से कई स्ट्रेन जो हैं वो इस मतलब बनते रहेंगे, लेकिन जो ख़ास करके इंडिया में इस समय प्रेवलेंट है, या तो वो यूके स्ट्रेन है या डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है।
तो इस केस में क्या है कि इनका जो इन्फेक्टिव रेट है, जो जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है, वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। लेकिन पैथोजेनिसिटी या विरुलेंस उतना ज़्यादा नहीं है। और ये भी एक समझने की बात है कि जब वायरस का जो संक्रमण दर जितना अधिक होता है, उनकी पैथोजेनिसिटी भी धीरे-धीरे कम होती जाती है। तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि हो सकता है कि कुछ समय के बाद में ये उतनी बीमारी पैदा ना करे। लेकिन ये मतलब एक होप है, हम इसके साथ में रह सकते हैं। बट अल्टीमेटली ये कैसे प्ले आउट होगा, ये कहना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। पहले के संदर्भ में ऐसा माना जा रहा था कि ये जो वायरस का जो ट्रांसमिशन है, वो केवल ड्रॉपलेट की फॉर्म में हो रहा है और ड्रॉपलेट एक ग्रेविटी के अंदर आ जाएगी, तो जब ग्रेविटी उसके ऊपर काम करेगी तो ये 2 फुट से आगे नहीं जाएगा, 3 फुट से आगे नहीं जाएगा। दोज़ ऑल काइंड ऑफ ए लाइक ए रैंडम मैथमेटिकल मॉडल, इन सब के बारे में बात हुआ। लेकिन अब ये लैंसेट की रिपोर्ट में अभी आया है कि ये दिस इज़ नॉट ओनली transmitting by the droplet, but it is a airborne transmission। तो जब बात एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की आ जाती है, तो इसका मतलब है कि ये बहुत तेजी से फैलने वाला वायरस है और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ट्रेवल कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति होटल के अंदर है और होटल में एक रूम में रह रहा है और दूसरे रूम के अंदर यदि कोई व्यक्ति कोरोना से ग्रसित है, तो वेंटिलेशन के थ्रू, डक्ट के थ्रू, एयर कंडीशनिंग के थ्रू, इट कैन ट्रांसमिट विदाउट हैविंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, इवन गोइंग टू दैट पर्सन ऑल्सो, मीटिंग दैट पर्सन ऑल्सो, still it can transmit through those a central ventilation system also। तो इससे बचने का जो इस समय पर जो कारगर उपाय है वो केवल एक ही हो सकता है कि हम जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का प्रयोग करें। और मास्क भी केवल फैशन के लिए नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे डिज़ाइनर मास्क आ रहे हैं, काफ़ी सारे तुम्हारे फैब्रिक के मास्क आ रहे हैं, कुछ लोग सर्जिकल मास्क पहन रहे हैं, कुछ लोग जो है N95 मास्क पहन रहे हैं। तो उनको ये समझना चाहिए कि मास्क ही इस समय पे सबसे बड़ा बचाव है। और मैं पूरी ताकत के साथ में इस बात को रिकमेंड करूँगा कि पहले पूरा ध्यान था कि हाथ धो लीजिए, ठीक है ना? और हाथों को बार-बार सैनिटाइज़ करो, 70% अल्कोहल वाला सैनिटाइज़र लो या साबुन से हाथ धोओ, ठीक है ना? इस बात के ऊपर बहुत ध्यान था। अगर मुझे नंबर प्रायोरिटी चूज़ करनी है कि मैं हाथों को सैनिटाइज़ करूँ या मास्क को करूँ, तो माय फर्स्ट प्रायोरिटी गोज़ टू द मास्क। आप डबल मास्क पहनो और सर्जिकल मास्क पहनो। यदि आप फैब्रिक के मास्क पहनते हो, तो उनको एक बार यूज़ करने के बाद में गर्म पानी में या खौलते हुए पानी में आधा घंटा, 1 घंटा तक उसको सोक करो और उसके बाद में सुबह दोबारा उसको प्रेस करके पहना जा सकता है। नहीं तो ये जो डिज़ाइनर मास्क के नाम के ऊपर लोग उनको शायद हो सकता है कि एक बार से ज़्यादा टाइम भी यूज़ करें या अगले दिन भी यूज़ करें, तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर N95 मास्क लें और उसको इस तरीके से समझ लें कि ये पूरी तरीके से फिट हो, इसमें कोई लीकेज ना हो, साइड में से आपका जो है एयर ना निकले। तो इस तरीके से आप खुद को भी प्रोटेक्ट रख पाएँगे, दूसरे लोगों को भी प्रोटेक्ट रख पाएँगे और इससे बचने का इस समय पर प्रिवेंट करने का एक ही तरीका है, मास्क, 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 दैट्स इट।